जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों आज के वीडियो में टोटल 4 महत्वपूर्ण इंटरनेशनल अपडेट है, जिनमें सबसे पहले मैं आप लोगों को इजराइल के द्वारा बनाया हुआ अपग्रेडेड आयरन डोम सिस्टम के टेस्ट के बारे में बताऊंगा, जबकि इसके बाद फ्रांस का राफेल F3R के बारे में बताऊंगा जो हाल ही में फ्रेंच फोर्सेस में शामिल हुआ। जबकि इसका नेक्स्ट अपडेट है साउथ कोरिया द्वारा इंडोनेशिया के लिए बनाया गया 1400 टन के नया सबमरीन के बारे में। जबकि वीडियो के आखिरी अपडेट ताइवान के सबमरीन प्रोजेक्ट को लेके है, जिसे लेके अमेरिका हाल ही में कुछ कंपोनेंटों को एक्सपोर्ट करने के लिए अनुमति दे दिया है और आने वाले समय में ये चाइना का चिंता को और बढ़ाएगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम के मामले में इजराइल दुनिया के अन्य देशों की तुलना में काफी आगे है। इवन इजराइल द्वारा कई सारे आधुनिक और बेहतरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टमों का निर्माण किया गया है और ऐसे ही एक बेहतरीन सिस्टमों में आता है आयरन डोम सिस्टम, और फिलहाल इजराइल इसे और अपग्रेडेड करने की तरफ आगे बढ़ रहा है। 16 तारीख के दिन इजराइल के मिसाइल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन और राफेल डिफेंस सिस्टम की तरफ से अनाउंस किया गया कि उनके ज्वाइंट प्रयास के द्वारा अपग्रेडेड आयरन डोम सिस्टम के एडवांस टेस्ट को कंप्लीट किया गया। कंपनी के स्टेटमेंट के मुताबिक एडवांस टेस्ट के कंप्लीट के साथ साथ हाल फिलहाल में 2 इसका परीक्षण भी हुआ है, जो इन मिसाइलों के कैपेबिलिटी और टेक्नोलॉजी एडवांटेज को बढ़ाएगा। दोस्तों आयरन डोम सिस्टम का जो हाल ही का परीक्षण हुआ, ये काफी स्ट्रेस कंडीशन में किया गया, मतलब मिसाइल के द्वारा एक तरीके से देखे तो अपने फुल कैपेबिलिटी के साथ टारगेट को न्यूट्रलाइज किया गया है। दोस्तों ये जो नया मिसाइल है, ये पुराने मिसाइल के द्वारा किए जाने वाले हर एक काम को निभा सकता है, जबकि दूसरी तरफ ये एक ही साथ साइमल्टेनियसली मल्टीपल थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर सकता है, जिनमें अनमैन एरियल व्हीकल से शुरू करके रॉकेट और मिसाइल तक शामिल है। इवन दोस्तों इस परीक्षण के बाद राफेल डिफेंस सिस्टम की तरफ से भी अपने बयान में बताया गया कि दिसंबर 2017 में आयरन डोम का डेवलपमेंट शुरू हुआ और अब तक ये 2500 से अधिक कॉम्बैट इंटरसेप्शन कर चुका है, जिसका सक्सेस रेट 90% है। दोस्तों आयरन डोम सिस्टम के ये जो नया अपग्रेडेशन किया जा रहा है, इसके पीछे असल मकसद इजरायली नेवी द्वारा इन मिसाइलों को अपने बेड़े में शामिल करना है। इजरायली नेवी अपने कॉर्वेट्स में आयरन डोम मिसाइलों को इस्तेमाल करना चाहता है, ताकि इजरायल के कोस्ट में स्थित ऑफशोर गैस रिगिंग फैसिलिटीज और कमर्शियल शिप लाइन को प्रोटेक्ट किया जा सके, जो कि इस मिसाइलों को नेवी के जहाजों में तैनात किया जाएगा। लेकिन कहा जा रहा है कि मिसाइलों का इस्तेमाल इजरायली एयरफोर्स के क्रू के द्वारा ही किया जाएगा। दोस्तों इवन पिछले साल के दिसंबर महीने में भी आयरन डोम मिसाइलों का एक लाइव फायर टेस्ट किया गया था, जिनमें मिसाइल के द्वारा एक क्रूज मिसाइल को भी मार गिराया गया था। इसके अलावा इजरायल कई सारे अन्य मिसाइल डिफेंस सिस्टमों को भी तैयार कर चुका है, जिनमें डेविल स्लिंग एक आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इन मिसाइल डिफेंस सिस्टमों को एकत्रित करके इजरायल द्वारा एक संपूर्ण एयर डिफेंस जोन तैयार किया जा रहा था कि दुश्मन के हर एक हवाई खतरे से इजरायल को सुरक्षित रखा जा सके। दोस्तों अब चलिए बात करते हैं राफेल F3R के बारे में। हाल ही में फ्रेंच एयर स्पेस आर्मी और नेवी द्वारा एक ऑपरेशनल एंट्री इनटू सर्विस के एग्रीमेंट के ऊपर हस्ताक्षर किया गया, जो बेसिकली राफेल के F3R स्टैंडर्ड को लेके है, जो राफेल एयरक्राफ्टों के सबसे एडवांस वर्जन है। दोस्तों राफेल एयरक्राफ्टों के F3R स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्टों को ऑपरेशनली कमीशन करने के घटना को इस प्रोजेक्ट के फाइनल स्टेज का भी दर्जा दिया जा रहा है। ये नया अपग्रेडेड एयरक्राफ्टों में कई सारे नया फीचर्स को जोड़ा गया है, जिनमें मीटियोर मिसाइल के अलावा GUB-16 लेजर गाइडेड बॉम्ब, टेलॉस टारगेटिंग पोर्ट जैसे इक्विपमेंट शामिल है। इवन दोस्तों मीटियोर मिसाइलों को लेके भी हाल ही में फ्रांस में कई सारे परीक्षण किया जा रहा है और राफेल एयरक्राफ्टों के द्वारा इन मिसाइलों को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करने का तैयारी भी किया जा रहा है। मीटियोर मिसाइल असल में दुनिया के सबसे बेहतरीन एयर टू एयर मिसाइलों में से एक है, जिन्हें राफेल एयरक्राफ्टों के अलावा कुछ अन्य फाइटर एयरक्राफ्टों में भी इस्तेमाल किया जाता है। मीटियोर के अलावा राफेल के F3R वर्जन में माइका जैसे मिसाइल और मैजिक सीरीज के मिसाइल का भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा यह नया स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्टों में जो GUB-16 लेजर गाइडेड बॉम्बों का बात कहा जा रहा है, वो असल में एयरक्राफ्टों के एयर टू ग्राउंड कैपेबिलिटी को मजबूत करेगा, जबकि दूसरी तरफ इसमें जो टेलॉस नामक पॉड लगाया जाएगा, वो एक ऐसा सिस्टम है जो आने वाले समय में राफेल एयरक्राफ्टों के एयर टू ग्राउंड कैपेबिलिटी को खाली मजबूत नहीं करेगा, बल्कि ग्राउंड में स्थित टारगेटों को सर्च, आइडेंटिफाई और उसमें निशाना लगाने के लिए भी मदद करेगा। जबकि निशाना लगाने के अलावा ये नया टारगेटिंग पोर्ट इंटेलिजेंट गैदरिंग और इंफॉर्मेशन गैदरिंग का भी काम कर सकेगा। दोस्तों इस तरीके के पोर्ट सिस्टमों को आने वाले समय के फ्रेंच एयरफोर्स के एयर टू ग्राउंड और इंटेलिजेंट गैदरिंग का बैकबोन के रूप में भी देखा जा रहा है, जो राफेल के अलावा फ्रेंच एयरफोर्स में सर्व होने वाले मिराज में भी लगाया जा सकता है। दोस्तों अब चलिए बात करते हैं हमारे थर्ड अपडेट, मतलब साउथ कोरिया के तरफ से इंडोनेशिया के लिए बनाया गया सबमरीन के बारे में। 17 मार्च मतलब कल के दिन साउथ कोरिया द्वारा इंडोनेशियन नेवी के लिए बनाया गया 1400 टन के सबमरीन हैंडओवर किया गया। दोस्तों ये 61 मीटर लंबा चांग बोगो क्लास का सबमरीन है और साउथ कोरिया द्वारा इंडोनेशिया को इस क्लास का ये तीसरा सबमरीन डिलीवर किया गया। साउथ कोरिया के डियावो शिप बिल्डिंग एंड मरीन इंजीनियरिंग द्वारा इन सबमरीनों को बनाया गया है, जबकि इंडोनेशिया के तरफ से 2011 में साउथ कोरिया के साथ ऐसा टोटल 3 सबमरीन
सबमरीन खरीदने को लेके 1.15 बिलियन डॉलर के समझौता किया गया था। दोस्तों समझौते के तहत जो पहला 2 सबमरीन का डिलीवरी साउथ कोरिया द्वारा इंडोनेशिया को किया गया, उनमें से सबसे पहला था 2017 में, जबकि दूसरा था 2018 में। इन सबमरीनों में हथियार के रूप में टॉर्पेडो और गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों इवन सबमरीनों को लेके कहा जाता है कि ये कोरिया का ओरिजिनल मॉडल है, जो कि इंडोनेशियन नेवी में इस्तेमाल होने वाला रिफर्निशेबल टाइप 029-1300 सबमरीनों से ज्यादा एडवांस और ज्यादा बड़ा है। इंडोनेशिया द्वारा जो टाइप 029 क्लास के सबमरीनों को रिफर्निश किया गया है, वो असल में जर्मनी के तरफ से बनाया हुआ एक सबमरीन है, जिसे इंडोनेशिया को एक्सपोर्ट किया गया था। जर्मन द्वारा इन सबमरीनों को 1960s में टाइप 029-1100 के रूप में बनाया गया था। दोस्तों कोरिया द्वारा इंडोनेशिया को जो सबमरीन का डिलीवरी किया गया है, ये असल में 1993 में बनाया गया था और ऐसा 9 सबमरीन ऑलरेडी कोरियन नेवी में इस्तेमाल हो रहा है, जबकि इंडोनेशिया द्वारा टोटल 3 सबमरीनों का ऑर्डर किया गया है। लेकिन कई जगहों में यह भी कहा जा रहा है कि इंडोनेशिया संभावित और 3 सबमरीनों को परचेस करने की तरफ आगे बढ़े। दोस्तों चलिए अब सबसे आखिरी अपडेट मतलब ताइवान के सबमरीन प्रोजेक्ट के रिसेंट अपडेट के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों 16 मार्च के दिन ताइवान के एक न्यूज़पेपर द्वारा जानकारी दिया गया कि ताइवान द्वारा जो पहला इंडिजीनियस सबमरीन के प्रोजेक्ट को रन किया जा रहा है, उसमें जरूरत के इक्विपमेंटों के इंपोर्ट लाइसेंस ताइवान को मिल चुका है। आप सबके जानकारी के लिए बता दूं कि ताइवान एक इंडिजीनियस सबमरीन प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, जिसका कंस्ट्रक्शन संभावित इस साल के नवंबर महीने से शुरू हो। पर इस सबमरीन प्रोजेक्ट में ताइवान के पास मुश्किलें ये है कि बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट है जो ताइवान नहीं बनाता है या जिसका टेक्नोलॉजी ताइवान के पास नहीं है। इन सबमरीनों में इस्तेमाल होने वाले कंपोनेंटों को टोटल 3 कैटेगरी में ताइवान द्वारा डिवाइड किया गया, जिनमें येलो, ग्रीन और रेड कैटेगरी है। इनमें से रेड कैटेगरी में आने वाले इक्विपमेंटों को ताइवान के तरफ से इंपोर्ट करना आवश्यक है। और अब इस न्यूज रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि अमेरिका द्वारा ऐसे इक्विपमेंटों के सप्लाई को अप्रूवल दे दिया गया है। दोस्तों ताइवान के तरफ से अमेरिका से जो 2 महत्वपूर्ण इक्विपमेंट इंपोर्ट किया जाएगा, उनमें इंटीग्रेटेड कॉम्बैट सिस्टम है जो कि लॉकहीड मार्टिन बनाता है, जबकि दूसरा है डिजिटल सोनार सिस्टम जो अमेरिकी कंपनी रेथियन की तरफ से बनाया जाता है। इवन दोस्तों इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इन अमेरिकी कंपनियों को अमेरिकी गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना आवश्यक है, क्योंकि बिना अप्रूवल के ये किसी अन्य देश को डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई नहीं कर सकता। पर डिफेंस इक्विपमेंटों के सप्लाई के टाइमलाइन को लेकर भी कहा गया है कि इसमें कोई ऐसा टाइमलाइन के बाउंड्री नहीं है। दोस्तों ताइवान अपने जो सबमरीन प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहा है, इसके तहत टोटल 8 सबमरीन ताइवान अपने बेड़े में शामिल करना चाहता है, जिनमें से संभावित पहला डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन 2025 में ताइवान में शामिल होगा, जबकि इसके बाद और 7 सबमरीन एक एक करके ताइवान के बेड़े में शामिल किया जाएगा। दोस्तों इन सबमरीनों की मदद से ताइवान अपने ऑलरेडी एग्जिस्ट पुराने 4 सबमरीनों को रिप्लेस करेगा, जबकि टोटल 8 सबमरीनों की वजह से ताइवान के अंडर वाटर स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। पिछले साल चाइना के तरफ से ताइवान के चारों तरफ घेराबंदी करने का जो प्रयास किया गया, उसके बाद से ही अंदाजा लगाना शुरू हो चुका था कि ताइवान अपने सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए डिफेंस इक्विपमेंटों के परचेज और डिफेंस इक्विपमेंटों के डेवलपमेंट को पहला तरजीह के तहत आगे बढ़ाएगा। और संभावित इसी वजह से ही सबमरीन के प्रोजेक्ट को ताइवान द्वारा इतना महत्व दिया जा रहा है। इवन पिछले साल के साउथ चाइना सी के टेंशन के दरमियान अमेरिका की तरफ से भी कई बार बयान देते हुए कहा गया था कि ताइवान के डिफेंस के लिए अमेरिका द्वारा हर तरीके का मदद किया जाएगा। इवन ताइवान के सबमरीन प्रोजेक्ट में भी अमेरिका भरपूर मदद करेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।